आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 8 के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 3 सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में, जिसमें फर्स्ट हमारे पास न्यूक्लियस, सेकंड है ईआर एंड थर्ड है गोल्गी एपैरेटस। एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर, गोल्गी एपैरेटस और उसके बाद दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज गिवन है। बट हम यहाँ पर इन तीनों को एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि ये तीनों जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि 3 सेल ऑर्गेनेलिज जो मैं यहाँ पर बात करूंगी वो तीनों के तीनों यूकैरियोट्स के होंगे, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के होंगे। अब ये यहाँ पर मैं एक न्यूक्लियस ड्रॉ करने वाली हूँ क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है, इसीलिए मैंने इसमें मेम्ब्रेन पहले ही दिखा दी है। सो एक न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। और यही आउटर और इनर मेम्ब्रेन मिलकर कहलाते हैं हमारा न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप इसीलिए कोई भी मेम्ब्रेन कहलाती है जब वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। सो बेसिकली आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों हैं और मिलकर प्रोटेक्शन देंगी न्यूक्लियस को, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज न्यूक्लियर एनवेलप। जो स्पेस प्रेजेंट होगा बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर यानी कि वो पेरिफेरी पे न्यूक्लियस के जो स्पेस प्रेजेंट है ये कहलाएगा पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगा। अब जो साइटोप्लाज्म है इस न्यूक्लियस का, ऑब्वियस ही बात है इसमें कोई लिक्विड फील्ड होगा, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म because plasm refers to liquid and nucleo refers to nucleus. तो क्योंकि ये न्यूक्लियस का लिक्विड है that is why we call it as nucleoplasm. अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है यहाँ पर कि एक न्यूक्लियस की आउटर और इनर मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर फ्यूज्ड होती है, समथिंग लाइक दिस। कहीं कहीं पर ये फ्यूज्ड होगी और जब ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज्ड होती हैं तो ये बनाती हैं कुछ स्पेसेस और इन स्पेसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है। जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो टैंगल्ड फॉर्म में अवेलेबल होगा। टैंगल्ड फॉर्म है यानी कि उलझी हुई फॉर्म है, इसीलिए हम उस डार्कली स्टेन्ड एरिया को जहाँ पर ये टैंगल्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज है हमारे जेनेटिक मटेरियल के बारे में। अगर ये मेरे पास एक सेल है और सेल में ये न्यूक्लियस है तो हम बोलते हैं कि जो न्यूक्लियस है इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि मैं मान लो एक ह्यूमन के बारे में बात कर रही हूँ, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में अवेलेबल होगा और ये डीएनए की जो फॉर्म्स होती हैं ये होती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। सो दिस हियर इज द क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम के अंदर हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, समथिंग लाइक दिस। अब हम हमेशा ही ये बात बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर या डीएनए के अंदर जो है वो हमारा क्रोमोसोम है, बट असल में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है ये 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। इसकी 2 फॉर्म्स हैं। अब फॉर्म्स जो है, पहली फॉर्म कहलाती है क्रोमैटिन और दूसरी फॉर्म कहलाती है क्रोमोसोम। इन दोनों फॉर्म्स को समझने के लिए वैसे तो हमें सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें न्यूक्लियस के और दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज में इंटरलिंकिंग समझनी है तो इसे पहले देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई सी सेल को डिवाइड होना है और एक सेल डिवीजन करने में 24 आवर्स ले रहा है। डिवीजन बोले तो ये एक सेल है और ये डिवाइड होकर एक सेल से 2 सेल बनाएगा विद इन 24 आवर्स। ये पूरा प्रोसेस 24 घंटे में होगा। अब हमें पता है कोई भी सेल डिवाइड करने से पहले प्रिपरेटरी स्टेज में जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंट्यूससेप्शन, और इससे सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हमने नाम दिया इंटरफेज। सो बेसिकली इंटरफेज जो है या इंट्यूससेप्शन जो है ये होता है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज वो है जिसमें कोई सेल डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड होने के लिए। सो दिस प्रिपरेटरी स्टेज, अगर ये 24 घंटे में सेल डिवाइड हो रहा है तो ये 23 आवर्स तक प्रिपरेटरी स्टेज में होता है। सिर्फ बचा हुआ 1 घंटा होता है जिसमें सेल जो है वो एक्चुअली डिवाइड हो रहा होता है। सो विद इन दीज 23 आवर्स जो प्रिपरेटरी स्टेज होगी सेल की, जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा क्रोमैटिन की फॉर्म्स में होगा। क्रोमैटिन्स आर नथिंग बट थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो पूरे के पूरे न्यूक्लियस में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। और जब सेल इस प्रिपरेटरी स्टेज से एंटर होगा डिविजनल स्टेज में, वो बचा हुआ 1 घंटा जब वो एक्चुअल में डिवाइड होगा, जब वो एक सेल से 2 सेल बनाएगा, इस स्टेज में सिर्फ और सिर्फ हमें जेनेटिक मटेरियल की ये फॉर्म देखने मिलती है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। सो अगर कोई सेल डिवाइड नहीं हो रहा है सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स या थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज क्रोमैटिन, और फिर यही क्रोमैटिन खुद को कन्वर्ट करते हैं इनटू क्रोमोसोम
जो एट द टाइम ऑफ डिवीजन हमें देखने के लिए मिलता है। तो शुरुआत के 23 घंटे हमें ये क्रोमैटिन स्टेज देखने मिलेगी, लास्ट के घंटे में जब एक्चुअल में एक सेल से दो सेल बनेंगे तब हमें क्रोमोसोमल स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं। सो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों ही जेनेटिक मटेरियल्स की दो फॉर्म है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों के पास जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन्स प्रेजेंट होंगे। इनके अंदर सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं और यही क्रोमैटिन खुद को कंडेंस जब करता है तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये तो हुई हमारे जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात। डिस्कस कि न्यूक्लियस का क्या रिलेशनशिप है विद ईआर एंड गोल्गी एपरेटस। अभी तक हमें दो चीज़ याद रखनी है, वो ये कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है जब प्रिपरेटरी स्टेज होती है तो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, और जब डिविजनल स्टेज आती है तो होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ह्यूमंस का जो जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है वो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा क्या कहता है? सेंट्रल डॉग्मा कहता है कि डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनाया जाता है प्रोटीन। तो ह्यूमंस जो हैं वो इसी सेंट्रल डॉग्मा को फॉलो करते हैं। अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो होगा रेप्लिकेशन, अगर होगा डीएनए से आरएनए तो ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और अगर बनता है आरएनए से प्रोटीन तब हम इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। सो डीएनए से डीएनए हम पढ़ेंगे, वैसे तो ये पूरा ही टॉपिक हमें पढ़ना है क्लास 12 में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी देख लेते हैं। सो डीएनए से जब बनता है आरएनए तो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से बनेगा तो प्रोटीन तो कहलाएगा ट्रांसलेशन। अब ह्यूमन बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है मेन वो होता है डीएनए। और अगर मुझे जेनेटिक एक्सप्रेशन करना है, जैसे अगर मैं मेंडल के जीन्स के बारे में बात करूँ, जो वो हमें बताता था कि यार कोई पर्सन या तो टॉल या ड्वार्फ है, तो हम कहते थे यही डीएनए का कोई छोटा सा पार्ट किसी कैरेक्टर या ट्रेट की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने हाइट ट्रेट ले लिया। अब इस हाइट के दो वर्जन्स मुझे देखने के लिए मिलते थे, या तो पर्सन होता था टॉल या फिर पर्सन होता था ड्वार्फ। सो ये दो वर्जन्स हमें देखने के लिए मिलते थे। अब ये जो जीन है, ये जो छोटा सा फ्रैगमेंट है, ये जीन जो है खुद को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। सो बेसिकली जितना भी जेनेटिक मटेरियल किसी ह्यूमन के पास है उससे खुद को अगर एक्सप्रेस करना है तो वो एक्सप्रेशन होता है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, तो डीएनए को पहले बनाना पड़ता है आरएनए और फिर आरएनए से बनाया जाता है प्रोटीन। तो हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सप्रेशन होता है, जो भी प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होते हैं, जो भी डीएनए खुद को दिखाता है कि हम टॉल हैं, ड्वार्फ हैं, स्किन कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, ये सब कुछ किस तरीके के प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं ये बताते हैं। सो डीएनए इज नॉट केपेबल ऑफ डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन, दैट इज व्हाई डीएनए को बनाना होगा पहले आरएनए और फिर आरएनए हमको बना के देगा प्रोटीन। तो मेन जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है, सिर्फ क्योंकि हमें प्रोटीन बनाना है इसीलिए हमें हमारी बॉडी को आरएनए बनाकर देना पड़ता है। तो ये जो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा कहलाता है हमारा सेंट्रल डॉग्मा। अब क्योंकि हमें प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा आरएनए, तो ये वाला काम होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक का काम होता है हमारे न्यूक्लियस में, और इसके आगे का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी इंटरलिंकिंग थी जो हमें सीखनी है, इसीलिए सबसे पहले न्यूक्लियस से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल डॉग्मा। यहाँ पर मैं न्यूक्लियस को बिल्कुल खाली कर रही हूँ। अब मैं बनाऊंगी डीएनए से। अगर ये मेरे पास डीएनए है, और अगर मैं डीएनए से डीएनए ही बनाती तो ये प्रोसेस कहलाता है रेप्लिकेशन। सो ये दो फ्रैगमेंट्स बनते हैं डीएनए की एक से, तो ये कहलाता है रेप्लिकेशन। ये वाला पार्ट वैसे हमारा क्लास 12 का है तो हम इसे वहीं पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नहीं लिया है। तो हम सिर्फ और सिर्फ अभी उस चीज़ से कंसर्न रखते हैं जो हमारा 11th क्लास का है। तो बेसिकली हम बना रहे हैं, हम कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए से हमारी बॉडी जो है वो बनाएगी आरएनए। सो आरएनए ह्यूमन बॉडी में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, इसीलिए मुझसे सिंगल स्ट्रैंडेड दिखा रहे हैं। मैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ह्यूमन्स में सिंगल स्ट्रैंडेड ही आरएनए होता है। सो दिस इज माय आरएनए। तो ये जो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस है ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है जिसको हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन,
ये हो रहा है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। अगर मुझे बनाना है आरएनए से प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस में नहीं हो सकता। तो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन हमने करके नहीं दिखाया, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। लेकिन अगर मुझे आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो इस आरएनए को जाना पड़ेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा कैसे? ये न्यूक्लियर पोर दिख रहा है, इसी न्यूक्लियर पोर से आरएनए निकलेगा और जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी के तक हमने देखा आप देखते हैं कि डीएनए से बन चुका है आरएनए, और इस आरएनए को अब प्रोटीन बनाने के लिए आना है बाहर ईआर के पास। क्यों आना है भाई? क्योंकि सेंट्रल डॉगमा हमारा कहता है कि डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बन रहा था न्यूक्लियस में, और आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए हमें चाहिए ईआर। सो मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेल ड्रॉ किया है। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज माय गोल्गी एपैरेटस। तो अब मैं एक सेकंड ऑर्गेनेल डिस्कस करने जा रही हूँ, विच इज ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं थोड़ा सा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन जो होती है ये हमेशा न्यूक्लियस के पास होती है। सबसे क्लोजेस्ट जो ऑर्गेनेली होता है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के, दैट इज ईआर। तो जो लोकेशन है ईआर की, इट इज नियर द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। क्यों है अभी पता लग जाएगा। ईआर जो है ये काफी ज्यादा स्कैटर्ड क्रिस्टा, या अगर मैं बोलूँ बहुत ज्यादा रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। रेटिकुलेटेड होता है मीन जो थोड़ा मोड़ा थोड़ा हो, तो ये अगर हम देखेंगे रेटिकुलेटेड है, एनसीईआरटी में जरा और अच्छा से बना हुआ है, तो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर होता है और ये स्कैटर्ड होता है इनटू द साइटोप्लाज्म। रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ हो सकता है। अब ईआर जो है वो दो रीजन्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है ल्यूमिनल, एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। सो ल्यूमिनल विल बी द इनसाइड वन, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल वो है जो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहेगा। ईआर दो तरीके के हैं, मेन जो चीज़ है यहाँ पर हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसमें है, पहला है स्मूथ ईआर और दूसरा है रफ ईआर। अब स्मूथ ईआर और रफ ईआर किस बेसिस पे है? आप देखिए यहाँ पर, अगर देखें मैंने ऊपर वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया है, ये वाला जहाँ पर ये रेटिकुलेट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लेकिन इस पर मैंने डॉट या सर्कल या पॉइंट जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं। तो ये जो पहली बात, जो ये डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं या ये जो छोटे छोटे गोले मैंने बनाए हैं, ये कहलाएंगे राइबोसोम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस रीजन पे राइबोसोम्स नहीं होते, वो वाला रीजन, क्योंकि वो सॉफ्ट अपीयर होता है या स्मूथ अपीयर होता है, इसलिए उसका नाम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हेयरएज ईआर का वो रीजन, वो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ये रीजन कहलाता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहाँ से यहाँ तक का हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से यहाँ तक हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है भाई जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते, राइबोसोम्स इस रीजन में एब्सेंट है। व्हेयरएज जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम जो है रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 12th में हमें जेनेटिक्स में भी काम आएगी। तो प्रोटीन बनाने का जो काम है वो राइबोसोम्स का होता है। अब क्योंकि यूकैरियोटिक राइबोसोम में डिस्कस करी हूँ तो याद दिला देती हूँ, राइबोसोम एक बर्गर लाइक स्ट्रक्चर होता था जो 80S टाइप का होता है यूकैरियोट्स में, जिसमें बड़ी वाली यूनिट 60S, छोटी वाली यूनिट 40S है। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है कि आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो इन्हीं राइबोसोम्स में आकर बनेगा, और इसी रीजन की वजह से आरएनए को न्यूक्लियर पोर से निकलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आना होता है ताकि वो आरएनए से प्रोटीन बना सके। तो सेंट्रल डॉगमा जो है वो न्यूक्लियस और ईआर के थ्रू पूरा होता है, इसीलिए न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, सो दैट कोई भी कंपोनेंट अगर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना है या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना है तो वो इजीली न्यूक्लियर पोर के थ्रू चला जाए। ये तो बात हो गई राइबोसोम्स की, आरईआर की। अब एसईआर क्या करता है? एसईआर करता है लिपिड सिंथेसिस। जो फैट्स बनाने का काम होता है या स्टेरॉइड लाइक हार्मोन्स बनाने का काम होता है, वो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है। तो फंक्शन हमें दोनों के याद रखे हैं कि जिस रीजन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स होंगे दैट विल बी नोन एज आरईआर, जिसमें नहीं होंगे दैट विल बी नोन एज एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एसईआर जो है क्योंकि वो स्मूथ है तो ये रिस्पॉन्सिबल है लिपिड सिंथेसिस के लिए, वेराज जो जिसमें राइबोसोम है जो रफ है इसके पास जो है ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ से हटा के दिखाऊँ तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो ये आरएनए यहाँ से निकलेगा
निकल के आएगा इधर और इधर आकर ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस इधर पूरी करता है। तो न्यूक्लियस और ईआर यहाँ पर इंटरलिंक्ड हो गए कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से डीएनए या डीएनए से आरएनए बनता है। सेंट्रल डॉग्मा को पूरा करने के लिए आरएनए जो है उसको बाहर आना पड़ता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जहाँ पर राइबोसोम्स है, क्योंकि राइबोसोम्स का ही काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो अब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो चीजें बन रही हैं, एक हमारे पास बन रहे हैं लिपिड्स, एक हमारे पास बन रहे हैं प्रोटीन्स। अब ये लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हमारा ईआर बना रहा है, जो एसईआर बना रहा है लिपिड और जो आरईआर बना रहा है प्रोटीन, अब होगी इसकी पैकेजिंग। और पैकेजिंग करवाने के लिए जाएंगे गोल्गी एपरेटस के पास। तो गोल्गी एपरेटस जो है इसका काम ही है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, कि इसे कोई भी चीज दे दो और ये उसे पैक करके दे देगा। सो बेसिकली जो भी सेंट्रल डॉग्मा हो रहा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, या एसईआर जो है वो लिपिड्स बना रहा है, ये सब कुछ पैक होगा, अब जाएगा गोल्गी एपरेटस के पास। और पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? पैकेजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉलिक्यूल्स को स्टेबल फॉर्म में रखना है। अगर ये मॉलिक्यूल्स स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेंगे तो ये बॉडी में रिएक्टिव नेचर को शो करेंगे और जाकर किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाएंगे, वहाँ पर टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं या किसी दूसरे मॉलिक्यूल का जो फंक्शन है उसको हिंडर कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड सेल ऑर्गेनेली विच इज गोल्गी एपरेटस। जो गोल्गी वो बंदा था जिसने सबसे पहले गोल्गी एपरेटस को माइक्रोस्कोप में देखा था और ये डार्कली स्टेट रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर दिखता था और उसी के नाम के ऊपर कैमिलो गोल्गी के नाम पर ही इसका नाम गोल्गी एपरेटस दिया गया। जैसे गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं बहुत बारी। गोल्गी एपरेटस का जो मेन फंक्शन है वो है कि ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ सेल या फंक्शन ऑफ सेल के हिसाब से जो साइज है गोल्गी एपरेटस का वो सेल्स में अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर सेल में गोल्गी एपरेटस का साइज सेम होगा। सेकेंड चीज, अगर हम देखें तो गोल्गी एपरेटस जो है ये इलॉन्गेटेड कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स को, या अगर हम देखें कुछ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स को कैरी करता है, या थोड़े मोड़े थोड़े इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स को कैरी करता है, जैसे हम बोलते हैं सिस्टर्ना। अब ये जो सिस्टर्ना है ये पैरेलली स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे के और इलॉन्गेटेड या अगर हम बोले सरफेस एरिया को भी ये बढ़ाते हैं। सो बेसिकली जो गोल्गी एपरेटस है ये पैरेलली अरेंज्ड सिस्टर्ना को कैरी करता है और ये सिस्टर्ना सिर्फ सरफेस एरिया नहीं बढ़ाते हैं, ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब किसी भी गोल्गी एपरेटस के दो फेजेस होते हैं, दो फेसेस होते हैं बेसिकली। अगर मैं ये इस तरीके से यहाँ पे बना के दिखाऊं तो जरा अच्छे से दिखेगा। जहां से एंट्री होगी वो कहलाता है सिस फेज और जहां से एग्जिट होगी ये कहलाएगा ट्रांस फेज। तो यहाँ से होगी एंट्री इसलिए मैंने सिस फेज दिखाया है, यहाँ से होगी एग्जिट इसलिए ट्रांस फेज है। सिस फेज को हम फॉर्मिंग फेज के भी नाम से जानते हैं और ट्रांस फेज को हम मैच्योरिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो भी मटेरियल पैक होना है, जो ईआर से आ रहा है, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स आ रहे हैं ईआर से, वो सिस फेज से एंट्री लेंगे, अंदर जाएंगे गोल्गी एपरेटस के और ट्रांस फेज से पैक होकर निकल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिस और ट्रांस फेज अलग अलग है, ये कंप्लीट एक ही गोल्गी एपरेटस है और इसी के दो फेजेस हैं सिस और ट्रांस, जो एक्सटर्नली दो डिफरेंट एंड्स को दिखाते हैं लेकिन इंटरनली ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। इट्स लाइक कि जैसे हम देखते हैं वो लगेज स्कैनिंग मशीन होती है कि हम एक तरफ से डालते हैं अपना लगेज, वो अंदर जाता है, स्कैन होता है, दूसरी साइड से स्कैन होकर निकल जाता है। इट्स लाइक दैट कि सिस फेज से एंट्री हुई, अंदर गया ये लिपिड और ये प्रोटीन, ये जाकर अंदर पैक हुआ और ट्रांस फेज से पैक होकर निकल गया है। सो सिस फेज से होगी एंट्री, अंदर जाएगा मटेरियल, पैक होकर ट्रांस फेज से निकलेगा। पैकेजिंग का मतलब क्या है? पैकेजिंग का मतलब ये नहीं है ये तुम्हें गिफ्ट बॉक्स में पैक करके, नहीं। पैकेजिंग का मतलब यहाँ पर है कि जो लिपिड और प्रोटीन हमने दिए हैं उसको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा जाएगा और लिपिड्स के साथ और जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ इसके साथ ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल जोड़ दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। सो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये कुछ नहीं है, सिंपली जो गोल्गी एपरेटस है वो सिस फेज से एंटर ले रहा है, ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल ऐड ऑन कर रहा है लिपिड में और ट्रांस फेज से वो ग्लाइकोलिपिड बन के निकलेगा। इसी तरीके से प्रोटीन जो है वो ऐड ऑन होंगे और वो ग्लाइकोप्रोटीन बन के निकल जाएंगे। तो ये थे हमारे तीन सेल ऑर्गेनेली जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और न्यूक्लियस, ईआर और गोल्गी एपरेटस कर दिया हमने पूरा। अब हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे तीनों ऑर्गेनेलीज के लिए ताकि कोई भी ऐसी टर्म ना हो जो रह जाए। सो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का पार्ट सो दैट कोई भी टर्मिनोलॉजी हमारी रह ना जाए। तो पहला जो सबसे ऑर्गेनेली में डिस्कस करूंगी वो डीएनए का है, सॉरी न्यूक्लियस का है, दैट इज हेडिंग 8.5.10।
कहता है न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस जो है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली था जिसका सबसे पहले जो डिस्कवरी था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जब माइक्रोस्कोपिक डिस्कवरीज अर्ली 1900s में हुई थी, उसी के बाद हमें पूरे सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो देखने के लिए मिला था। तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी दैट वाज डन बाय द रॉबर्ट ब्राउन। अभी रॉबर्ट ब्राउन और लुईन हॉक के बारे में हमने पहले भी बात करी है, लेकिन यहाँ पर आए तो देख लेते हैं। कहता है इसके बाद कि एज अर्ली एज 1831, तो 1831 में उसने ढूंढ लिया था, लेकिन इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो हमें 1900s के आसपास ही देखने मिला था। अब लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। उसके बाद फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट आया था जिसने बेसिक डाइज से जब न्यूक्लियस को स्टेन करा तो उसने पाया कि जो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम है, असल में वो उसे दिखा थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, और उसने उस जेनेटिक मटेरियल को जो नाम दिया था वो क्रोमैटिन दिया था। और इसी जेनेटिक मटेरियल को आज हम दो फॉर्म्स में जानते हैं, एक क्रोमैटिन और एक क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन उसने पहले दिया था नाम, बाद में हमने जब क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी करी, जब हमने डिफरेंट सेल डिविजन्स की स्टेजेस देखी, तो हमने उसका नाम वहां पर ऐड ऑन किया था। कहता है द इंटरफेस न्यूक्लियस, यानी कि वो न्यूक्लियस जो डिवाइड नहीं कर रहा था। याद होगा मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि जब न्यूक्लियस प्रिपरेटरी स्टेज में होता है तो वहां पर वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। प्रिपरेटरी स्टेज ही इंटरफेज है। अब हमने इंटरफेस अभी 10 चैप्टर नहीं करा है, इसलिए यहाँ पर हम इसे प्रिपरेटरी स्टेज बोल रहे हैं, और फिर जब वही डिविजनल स्टेज में आएगा तो उसका नाम जो है वो क्रोमोसोम हो जाएगा। तो कहता है कि जो इंटरफेस का न्यूक्लियस था, यानी कि वो न्यूक्लियस जो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके पास एक्सटेंडेड और इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिन्हें हमने क्रोमैटिन कहा। ये रहा क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, और एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडीज होती हैं या स्टेन्ड मटेरियल। अगर हम देखें, जैसे हमने न्यूक्लियोलस कहा था जो डार्कली स्ट्रेट अपीयर हो रहा है, एनसीईआरटी में भी दिखाया हुआ है, ये हमें दिख जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमें पता लगा कि न्यूक्लियस के पास जो है वो डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर एनवेलप है जिसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। कहता है विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन, जिसमें 2 पैरेलली अरेंज्ड मेम्ब्रेन्स हैं विद अ स्पेस बिटवीन कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस था इसे हमने कहा था पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो ये भी चीजें एनसीईआरटी में गिवन है। आगे विच फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। और यही आउटर और इनर मेम्ब्रेन और ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस इस न्यूक्लियोप्लाज्म और इस साइटोप्लाज्म, ये रहा साइटोप्लाज्म, इधर दिखा देते हैं, इन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करती है, क्योंकि इन दोनों को ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आने देती है, तो ये बैरियर का काम यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप कर रहा है। कहता है द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूअस विद द ईआर। अब ये जो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में होती है, और ईआर के भी कौन से ईआर के, आरईआर के ज्यादा कांटेक्ट में रहती है। एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम्स ऑन इट। और कौन सा वाला ईआर, जिसके पास राइबोसोम्स है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores. कुछ जगहों पर छोटे छोटे पोर्स या आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज्ड होती हैं जो न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन करते हैं। These nuclear pore are passages through which movement of RNA and protein molecules takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। और ये न्यूक्लियर पोर ही वो पैसेजेस हैं, ये वो गेटवेज हैं जहाँ से आरएनए या प्रोटीन या तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ सकता है। तो दोनों डायरेक्शन के अंदर, टू एंड फ्रो दोनों डायरेक्शन में होगा। नॉर्मली एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन ऐसे भी सेल्स हैं जिनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। तो 11th क्लास में अगर हम देखें तो हमने ऐसे सेल्स जाइगोट बेसिकली हम देखते हैं जिसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक मेल और एक फीमेल का। तो यहाँ पर हमने देखा यह डाइकैरियन का स्ट्रक्चर हमने फंजाई में देखा था जिसके पास 2 न्यूक्लियस हमें देखने के लिए मिलते थे। कहता है कि सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था पिछली वीडियो में, जहाँ पर हमने बात करी थी कि 2 सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, वन इज द एरिथ्रोसाइट या आरबीसी ऑफ ह्यूमंस एंड अदर इज द प्लांट्स के अंदर सीड ट्यूब्स। कहता है द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमैटिन। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड है, इसमें क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। द न्यूक्लियोलाई और स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियोलाई था, जो डार्कली स्ट्रेन्ड बॉडी थी जहां पर डीएनए के साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स अटैच थे, ये न्यूक्लियोलाई कहलाता है। और जो कंटेंट है न्यूक्लियोलस का वो पूरे के पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला होता है, यानी कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियोलस के साथ कांटेक्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई सेपरेट मेम्ब्रेन नहीं है। हमारा जेनेटिक मटेरियल टैंगल्ड फॉर्म में भले ही प्रेजेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस टैंगल्ड फॉर्म के ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन पाई जाएगी। नहीं, जो टैंगल्ड फॉर्म है डीएनए का वो पूरे के पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में तैरता हुआ हमें नजर आएगा। अब द कंटेंट इट इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, और यहीं पर आरएनए बनता है। बड़े और न्यूमरस न्यूक्लियोलाई जो है वो अलग अलग सेल्स में पाए जा सकते हैं जहां पर हमें प्रोटीन सिंथेसिस या दूसरे फंक्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ तक का ये पार्ट हमने कर लिया है। इसके आगे का पार्ट हम करेंगे न्यूक्लियस वाला आगे की वीडियोस में। आ जाते हैं ईआर पे, क्योंकि हमने इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ा है। सो हेडिंग है 8.5.3.1 ईआर।
कहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की देखती हूँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज यानी कि जब एडवांस माइक्रोस्कोपी आई तब ईआर जो है वो हमें देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पर हमने देखा नेटवर्क या रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये रहेंगे टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर कैरी करते हैं, जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, और इन्हें ही हमने ईआर कहा। हेंस ईआर डिवाइड्स द इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। तो अगर ईआर को मैं देखूं एक सेल के, तो उसके 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक पहला ल्यूमिनल जो ईआर के अंदर का है, दिस वन, और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो बाहर का है, जो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। ईआर ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस। ईआर के पास बहुत बारी इसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर राइबोसोम होंगे तो हम इसे कहेंगे आरईआर, और अगर राइबोसोम नहीं है तो हम इसे कहेंगे एसईआर। तो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस रीजन ऑफ ईआर पे राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे वो एसईआर कहलाएगा। आरईआर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। जो आरईआर है जिसके पास राइबोसोम्स है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। और आरईआर जो है ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के क्लोज एसोसिएशन में होता है क्योंकि उसे सेंट्रल डॉग्मा पूरा करना है। Whereas जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेजर साइट है लिपिड सिंथेसिस का, ये रहा मैंने लिखा था, और एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स के बनाता है जो हमारा एसईआर का काम है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे आते हैं जो हमारा गोल्गी एपरेटस। कहता है कैमिलो गोल्गी, ये मेंशन किया मैंने, 1898 में इसने सबसे पहले डेंसिटी स्टेट रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा, यानी कि थोड़ा मोड़ा थोड़ा जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करे ऐसा स्ट्रक्चर देखा जो न्यूक्लियस के पास था। अब न्यूक्लियस के पास का मतलब ये नहीं है कि ईआर से भी पास होगा, नहीं, ईआर इज द क्लोजेस्ट वन, ईआर के पास आस-पास हमें देखने मिलेगा गोल्गी एपरेटस। कहता है दीज वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम। इन्हें नाम दिया गया गोल्गी बॉडीज कैमिलो गोल्गी के नाम पे ही। इनके पास फ्लैट चपटे चपटे डिस्क शेप सैक्स, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सिस्टर्ना कहते हैं, जिनका साइज 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ये स्टैक्ड होते हैं पैरेलली, एक दूसरे के साइड बाय साइड अरेंज्ड होते हैं। वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्ना प्रेजेंट इन अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो अलग अलग गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्ना की काउंट अलग अलग हो सकती है। गोल्गी सिस्टर्ना कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के पास, जिसमें सिस फेज फॉर्मिंग फेज है और सेकंड फेज इज द ट्रांसफिंग फेज, जिसको हम मैच्योरिंग फेज भी कहेंगे। गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट है कि गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, और ये जो भी चीज पैक करेगा या तो उसे सेल के अंदर यूज कर लेगा, तो इंट्रासेल्युलर टारगेट हो गए जो सेल के अंदर यूज हो रहे हैं, और अगर ये सेल के बाहर भेजता है तो वो एक्स्ट्रा सेल्युलर टारगेट्स हो जाएंगे। तो कहता है कि जो भी चीज इसने पैक करी टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट, या तो वो भेजे जाएंगे सेल के अंदर ही, यूज हो जाएंगे सेल में ही, या फिर सिक्रेट होंगे आउटसाइड द सेल। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेज। ये कहता है जिस भी मटेरियल को पैक करना है, हमें क्या पैक करना है, लिपिड और प्रोटीन, जिस भी मटेरियल को पैक करना है हम इसे वेसिकल में बंद करेंगे और सिस फेज से डाल देंगे गोल्गी एपरेटस के अंदर, एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। फिर ये यहाँ से मूव करेगा मैच्योरिंग फेज की तरफ of the Golgi apparatus and move to this explains why the Golgi apparatus remain in close association with the ER। और इसीलिए ER के आसपास ही लोकेशन होती है Golgi apparatus की, बिकॉज जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है ER उसी की पैकेजिंग करेगा Golgi apparatus। A number of proteins synthesized by ribosome on the ER are modified in the cisterna of Golgi apparatus before they are released from its transphase। ये कहता है कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो पहले गोल्गी एपरेटस के पास जाते हैं इससे पहले कि वो कहीं और जाए, यानी कि ईआर जो भी चीज बना रहा है, जो लिपिड और प्रोटीन बना रहा है, वो रैंडमली कहीं भी यूज नहीं होगा, पहले उसे जाकर खुद को ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही वो कहीं और यूटिलाइज हो पाएगा। गोल्गी एपरेटस इंपॉर्टेंट साइट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, और यही इंपॉर्टेंट साइट है जहां पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज डन। 3 टॉपिक हमने एक साथ कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। फिर हम मूव करेंगे दोबारा से जो न्यूक्लियस का बचा हुआ पार्ट है वहां पर, क्योंकि अभी वहां पर हमने थोड़ा सा पार्ट छोड़ा है, तो हम उसको भी वहां पर कवर कर लेंगे। दैट्स ऑल।